डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जिसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पवन, वायु, हवा, जैसा कि आप सभी जानते हैं हवा चलती है, पवन चलती है, लेकिन एक अगर हम बात करें इसकी परिभाषा के बारे में कि पारिभाषिक रूप में पवन क्या होती है, तो वायुमंडल की जो गतिशीलता है, अर्थात वायुमंडल में जो हवा या वायु पवन चलती है उसको ही हम पवन की श्रेणी में रखते हैं। वायुमंडल में गतिशीलता होती है, हलचल होती है, इन हलचलों को ही पवन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं जल यानी नदी के बारे में, हिम नदियों के बारे में, तो इस तरीके से जो हवा होती है वो भी हमारी इस धरती पर अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का काम करती है। जैसे मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर्स में नदी के बारे में बताया था कि नदी कैसे कैसे अपर्दनात्मक कार्य करती है, कैसे कैसे परिवहन का कार्य करती है और कौन कौन सी स्थलाकृति बनती हैं। उसी तरीके से वायु जो होती है वह भी हमारे इस धरातल पर अपर्दन करने का, अर्थात चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का, फिर उनसे प्राप्त कंकड़ पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और उनको निक्षेपित करने का काम करती है। तो इन कार्यों के माध्यम से पवनों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक स्थलाकृति हैं, भू आकृतियाँ, उनका निर्माण होता है। अर्थात जब पवन पत्थरों को तोड़ती है तो उनको तोड़ने के बाद में कुछ अलग स्थलाकृति बनती हैं, जब निक्षेपण करती हैं तो उसमें कुछ अलग स्थलाकृति बनती हैं। तो उन्हीं के बारे में जो है हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पवन के द्वारा अपर्दनात्मक कार्यों के बारे में, अर्थात पवन के द्वारा कौन कौन से अपर्दनात्मक कार्य होते हैं। जैसे कि हम पवन के अपर्दन संबंधी कार्यों की बात करते हैं तो इसमें ये भौतिक या यांत्रिक रूप में संपादित होते हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनमें जो अपर्दन का कार्य होता है वो अपक्षय के द्वारा प्रभावित होता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि जो पवन होती है जब वो किसी स्थान से या किसी मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर के गुजरती है तो वहाँ पर बीच बीच में चट्टानें रहती हैं और उन चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का कार्य करती है। तो ये चट्टानें जो होती हैं वो अपने ही स्थान पर टूट फूट करके बिखर जाती हैं। तो अपक्षय की क्रिया होती है। ये अपक्षय की क्रिया जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, क्योंकि हवा जो होती है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा सक्रिय रहती है, क्योंकि वहाँ जो एरिया रहता है वो कैसा रहता है, खुला एरिया रहता है। तो पवन के जब हम अपर्दनात्मक कार्यों के अंतर्गत बात करते हैं तो सबसे पहला काम जो पवन करती है वो करती है अपवाहन। अपवाहन का मतलब होता है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र में चट्टान का चूर्ण होता है या जो मिट्टी होती है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा करके ले जाने की प्रक्रिया। जैसे आपने देखा होगा कभी भी हवा चलती है तो उसके साथ में मिट्टी उड़ करके जाती है, तो ये जो मिट्टी उड़ करके जाती है इसी को हम अपवाहन क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यांत्रिक अपक्षय होता है, अर्थात हवा जो होती है, जितने भौतिक तत्व हैं, चाहे हवा है, ताप है, सूर्य की रोशनी है, दबाव है, इनके माध्यम से जो भी अपक्षय होते हैं वो सब यांत्रिक अपक्षय की श्रेणी में आते हैं। तो हवा भी क्या करती है, यांत्रिक अपक्षय करती है। यांत्रिक अपक्षय के माध्यम से ये चट्टानों के जो कण होते हैं उनको ढीला और असंगठित कर देती है। इसके बाद में ये जो कण होते हैं वो पवनों के साथ में उड़ा करके ले जाए जाते हैं। जिन स्थान से पवन जो होती है वो इन कणों को उड़ाकर ले जाती है वहाँ पर छोटे छोटे गर्त यानी छोटे छोटे क्या गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें हम वात गर्त कहते हैं। इस तरह के गर्त जो हैं वो मिस्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि मिस्र में मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार अधिक है। कतारा गर्त है एक, वह काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट गर्त है क्योंकि ये सागर तल से लगभग 126 मीटर गहरा है। तो ये गर्त जो होते हैं वो पवन की अपवाहन क्रिया के द्वारा ही निर्मित होते हैं। सेकंड जो पवन के द्वारा अपर्दनात्मक कार्य किया जाता है उसमें आता है अपघर्षण। अपघर्षण की हम बात करते हैं तो जब पवन अपने साथ में कंकड़, पत्थर और धूल के कणों को लेकर के जाती है तो रास्ते में भी चट्टानें बढ़ती हैं जिनसे वो रगड़ खाती है या घिसती है उनको। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब पवन अपने साथ में कंकड़, पत्थर या मिट्टी को लेकर के चलती है तो जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे रास्ते में और जब चट्टानें आती हैं तो उनको रगड़ने का, उनको घिसने का, उन्हें तोड़ने का काम करती रहती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं अपघर्षण।
ये जो अपघर्षण की क्रिया होती है वो पवन के वेग और रेत के कणों की मात्रा पर निर्भर करती है। अर्थात पवन का वेग जितना ज़्यादा होगा और उसमें रेत के कण जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अपघर्षण का कार्य जो है वो अधिक मात्रा में होगा। ये जो अपघर्षण का कार्य होता है वो इस धरातल की सतह से थोड़ी ऊंचाई लगभग 6 फीट के नीचे अधिक सक्रिय रहता है। 6 फीट के बाद में जो इसकी सक्रियता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि 6 फीट तक जो कंकड़ पत्थर या जो मिट्टी के कण उड़ कर के जाते हैं वो लगभग उस एरिया में ज़्यादा वेगवान रहते हैं। इसके बाद तीसरी क्रिया अपरदनात्मक जो की जाती है वो है सन्निकर्षण। सन्निकर्षण नदी के द्वारा भी होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। जब कंकड़ पत्थर यानी पवन के द्वारा जो कंकड़ पत्थर उड़ा करके ले जाए जा रहे हैं या धूल कण जो उड़ा करके ले जाए जा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो वो टूटते हैं या बिखरते हैं और उनका अधिक मात्रा में विखंडन हो जाता है, तो इस क्रिया को हम सन्निकर्षण कहते हैं। साधारण शब्दों में बात करें तो कणों का या चट्टानी टुकड़ों का आपस में ही रगड़ खाकर टूट जाना सन्निकर्षण कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पवन के अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अर्थात पवन की जो अपर्दन क्रिया होती है वो किन किन कारकों से प्रभावित होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपर्दन की मात्रा हर स्थान पर हर जगह पर एक जैसी होती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन पर ये निर्भर करती है। तो सबसे पहले जो आता है कारक वो आता है पवन का वेग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पवन का वेग जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अपघर्षण और सन्निकर्षण की क्रियाएं जो होती हैं वो घटित होती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो अपर्दन होता है वो सबसे ज़्यादा पवन के वेग पर ही आधारित होता है। पवन का वेग जितना ज़्यादा होगा उसके साथ में उड़ने वाले जो कंकड़ पत्थर होंगे या उनमें जो धूल के कणों की मात्रा है वो भी अधिक ही होगी, क्योंकि वेग ज़्यादा होने से जो उसके द्वारा अपघर्षण और सन्निकर्षण का कार्य किया जाएगा वो बहुत ही तीव्र गति से किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम मंद गति वाली पवन की बात करते हैं तो वो पवन अपने साथ में जितनी भी रेत और जितने भी धूल के कणों को लेके जाएगी उनकी मात्रा कैसी होगी, कम होगी। और पवन का वेग कम होगा तो अपघर्षण और सन्निकर्षण दोनों ही कार्य जो होते हैं वो कम होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं शैलों की संरचना के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी स्थान पर हमेशा एक जैसी चट्टान नहीं मिलती, कोई चट्टान कठोर होती है, कोई चट्टान मुलायम होती है। तो पवन जब अपने रास्ते में चलती है तो उसे कभी कठोर चट्टान मिलेगी या कभी मुलायम चट्टान मिलेगी। तो मुलायम चट्टान को वो आसानी से तोड़ देती है, जिससे कि उसका जो अपर्दन होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा। इसके विपरीत जो कठोर चट्टान होगी उसका अपर्दन जो होगा वो कम मात्रा में होगा, क्योंकि कठोर चट्टानें जो होती हैं वो टूटने में समय लगाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जो नुकीले पत्थर के टुकड़े होते हैं वो कोमल और कम प्रतिरोधी शैली जो होती हैं उनसे तो अपर्दन अधिक करती हैं, और प्रतिरोधी शैल अर्थात जो कठोर शैल होती हैं वो कैसी रहती हैं, अप्रभावित रहती हैं। और अगर चट्टानों का स्तर लंबवत होता है तो अपर्दन कैसा होता है, अधिक होता है। यानी पवन के मार्ग में अगर चट्टान पड़ती है वह कैसी होती है, खड़ी हुई लंबवत अवस्था में होती है तो अपर्दन अधिक होगा। इसके विपरीत अगर वह क्षैतिज अवस्था में होगी तो अपर्दन कम मात्रा में होगा। इसके बाद जो अगला कारक है वो है जलवायु। पवन के द्वारा अपर्दनात्मक कार्य जो होता है वो मरुस्थलीय भागों में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा रहता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और वर्षा की अपेक्षा जो वाष्पीकरण होता है वो अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण जो चट्टानें होती हैं वो असंगठित और ढीली हो जाती हैं। रेगिस्तानी भागों में अगर हम बात करें तो दिन के समय तापमान रहता है अधिक और रात में तापमान रहता है कम, जिसके कारण जो चट्टानें होती हैं उनमें फैलने और सिकुड़ने की क्रिया क्रमशः घटित होती है। इस क्रिया के बार बार होने के कारण चट्टानें जो होती हैं वो विघटित होकर असंगठित हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो जलवायु होती है वो भी पवन अपर्दन को प्रभावित करती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क जलवायु होने के कारण अपर्दन अधिक होता है। इसके विपरीत जो अन्य क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जब शुष्क जलवायु नहीं होती है तो अपर्दन की मात्रा भी कम होती है। इसके बाद अगला आता है धूल कणों की मात्रा। धूल कणों की मात्रा की हम बात करें तो जब पवन अपने साथ में अपर्दन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर या रेत के कण आदि को उड़ा करके ले जाती है तो ये जो इनकी मात्रा होती है इन धूल कणों की ये भी अपर्दन को प्रभावित करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हवा बहुत तेज चलती है तो उसके साथ में जो रेत के कण होते हैं वो भी अपर्दन करते चलते हैं, और जैसे जैसे सतह के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो रेत होता है
है और जो धूलकण की मात्रा होती है उसमें भी ह्रास होने लगता है। अर्थात 6 फीट की ऊंचाई तक अपरदन अधिक होता है, क्योंकि वहाँ तक कंकड़ पत्थर, धूल के कण या रेत की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं तो जैसे 6 फीट से अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर जो कंकड़ पत्थरों की मात्रा होती है वो कम होने लग जाती है, तो अपरदन भी कम होता है। लास्ट जो कारक आता है वो आता है वनस्पति का प्रभाव। जिन भी क्षेत्रों में वनस्पति का आवरण ज़्यादा होता है वहाँ का जो अपरदनात्मक कार्य होता है वो कैसा होता है, धीमा। जबकि वनस्पति का जहाँ पर अभाव पाया जाता है वहाँ पर पवन का जो अपरदन कार्य होता है वो कैसा पाया जाता है, मतलब अधिक पाया जाएगा, क्योंकि वनस्पति आवरण जो होता है वो जो अपरदनात्मक कार्य होता है उसको प्रभावित करता है। अगर हम बात करें जैसे रास्ते में कहीं भी वनस्पति आ गई है तो वो मिट्टी को जकड़े रखती है, तो जिससे जो पवन का अपरदनात्मक कार्य होता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में प्रभावित होता है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में वनस्पति कम होती है, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति का आवरण कम होता है, तो वहाँ पर जो अपरदन होता है पवन के द्वारा वो अधिक मात्रा में होता है। अब हम बात करते हैं वायु अपरदन के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि इसमें बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि वातकर्त, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, ज्यूगेन, यार्डंग, डेमोइजेल, पवन ग्वाक्ष, ड्राइकांटर या त्रिकोणक और प्रस्तर चालक आदि। सबसे पहले बात करते हैं वातकर्त। वातकर्त के बारे में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब पवन जो होती है वो क्या करती है, रेतीले क्षेत्रों में कंकड़ पत्थरों को उड़ा करके अपने साथ में लेती है, अर्थात अपवाहन की क्रिया को संपादित करती है। तो जिन स्थानों से वो मिट्टी या कंकड़ पत्थर को उड़ा करके ले जाती है उन स्थान पर छोटे छोटे गर्त या गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें हम वातकर्त कहते हैं। ये तब बनते हैं जब पवन जो होती है वो चक्राकार रूप में चलती है, गोल गोल चलती है। तो ये क्या करती है, जो अगठित और अबद्ध शैल के कण होते हैं वो या खंड होते हैं उनको अपवाह क्रिया से उड़ा करके ले जाती है, और इस तरीके से जो गर्त बनते हैं उन्हें हम वातगर्त कहते हैं। जैसे कि दक्षिणी कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको में, मोन्टाना से टेक्सास के क्षेत्र में है, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इसी प्रकार के हज़ारों गर्त देखने को मिलते हैं। सेकंड जो आकृति आती है वो आती है इंसेलबर्ग। जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो अपशिष्ट शैल पिंड या ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं वो परि अनाच्छादन क्रिया के द्वारा अलग हो जाते हैं। इनसे एक चिकना और गुंबदाकार आकृति का निर्माण होता है जिसे हम इंसेलबर्ग कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ऊंचे ऊंचे टीले बीच में बचे हुए रहते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनमें जब पवन बहती है तो उसके रास्ते में जब मुलायम चट्टानें आती हैं तो मुलायम चट्टानों को तो वो पवन आसानी से तोड़ देती है, और जो कठोर चट्टानें होती हैं वो टीले नुमा गुंबदाकार आकृति में बची हुई रह जाती हैं। तो इस तरीके से जो आकृति बनती है उसे हम इंसेलबर्ग कहते हैं। इस प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वो कालाहारी मरुस्थल में, अल्जीरिया, नाइजीरिया और रेडेशिया के जो मरुस्थल होते हैं उनमें प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है छत्रकशिला। छत्रकशिला जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं एक छतरी नुमा आकृति बन रही है, तो इसी के कारण जो इसका नाम है वो छत्रकशिला बना है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुलायम चट्टानें जब अधिक होती हैं और कठोर चट्टानें जो होती हैं उनका अपरदन कैसा होता है, कम। जैसा कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कठोर और मुलायम चट्टानें दोनों ही होती हैं, तो मुलायम चट्टानों का अपरदन ज़्यादा हो जाता है और कठोर चट्टानें ऐसी की ऐसी बची हुई रह जाती हैं। तो इस तरह के अपरदन के कारण जो छतरीनुमा आकृति बनती है उसे हम छत्रकशिला कहते हैं। इन्हें गारा भी कहा जाता है और जर्मनी में इसको हम पिट्सफेल्सन कहते हैं। अगला है यार्डंग। यार्डंग की रचना ज्यूगेन के विपरीत होती है। जब कोमल और कठोर चट्टानों के स्तर कैसे होते हैं, लंबवत दिशा में, यानी कोमल और जो कठोर चट्टानें होती हैं वो खड़ी हुई अवस्था में मिलती हैं, तो पवन के द्वारा कठोर शैल की बजाय जो मुलायम शैल होती है उसका अपरदन अधिक होता है, जिसके कारण जो कोमल शैल के अपरदिक भाग होते हैं वो उड़ जाते हैं और कठोर चट्टान के भाग ऐसे के ऐसे बड़े हुए रह जाते हैं। तो इस तरह जो आकृति बनती है उसे हम यार्डंग कहते हैं। ये ईरान, इराक, अरब और मध्य एशिया के जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनमें देखने को मिलती हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें बीच बीच में आपको पहाड़नुमा सी आकृति दिख रही है, तो ये सारी कठोर शैलें हैं जो कि अपरदन के कारण बची हुई रह गई हैं।
इसके बाद आते हैं भूस्तंभ। भूस्तंभ एक प्रकार का जो भूस्तंभ है वो कठोर शैल या गोलाश्म के आवरणों के द्वारा आरक्षित होता है। अर्थात एक स्तंभ नुमा ऊंची आकृति होती है। जब मुलायम शैल के ऊपर कठोर शैल होती है तो नीचे जो मुलायम शैल होती है उसका अपर्दन हो जाता है। अपर्दन हो जाने के पश्चात वो एक स्तंभ के रूप में बची हुई रह जाती है। तो इस प्रकार की आकृति को हम भूस्तंभ कहते हैं। इस तरह की जो आकृतियाँ होती हैं वो मंगोलिया, तुर्किस्तान, इराक, अरब, पीरू के मरुस्थल आदि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, लंबे लंबे स्तंभनुमा आकृति हैं जिनमें निचले हिस्से काफ़ी कटे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे मुलायम चट्टानें थीं, और ऊपरी हिस्से जो है वो बचे हुए हैं क्योंकि वहाँ कठोर चट्टानें थीं। अगला आता है पवन ग्वाक्ष। पवन ग्वाक्ष क्या होता है कि जब पवन बहती है तो उसकी दिशा के सामने जो छिद्र पवन के बालू क्षेपण की अपर्दन क्रिया होती है वो धीरे धीरे छिद्रों को बड़ा करने लग जाती है। अर्थात पवन जब बहती है तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण करती है, और जैसे जैसे इन छिद्रों का विस्तार अधिक होता जाता है तो इन्हें हम पवन ग्वाक्ष कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी यूटाह संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगला आता है ड्राई कांटर या त्रिकोणक। कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के जो शैल पदार्थ होते हैं उनसे निर्मित जो पत्थर होते हैं जब वो प्रचंड वेग से प्रवाहित होने वाली पवन के मार्ग में आते हैं तो पवन मुलायम शैलों को जो होती है वो अपर्दन कर देती है, और कठोर शैल जो होती है उसका अपर्दन कम करती है, जिसके कारण जो मुलायम शैल पदार्थ होते हैं उनमें गोल गोल छिद्र बन जाते हैं और देखने पर ऐसा लगता है कि कोई जाली नुमा खिड़की सी बन गई है। तो उसको हम ड्राई कांटर या जालक कहते हैं। इसके बाद में जालक या जालीदार शिला। अब जब जालक का निर्माण हो जाता है या जालीनुमा आकृति का निर्माण हो जाता है तो इसी तरीके से जैसे ड्राई कांटर बनते हैं उसी तरीके से जो मरुस्थलीय भाग में तीव्र पवन प्रवाहित होती है उसके रास्ते में जब कठोर या कोमल चट्टानें बन जाती हैं तो कठोर या कोमल चट्टानें बन जाने से जो पवन होती है वो अपघर्षण तथा अपवहन की क्रिया द्वारा कोमल चट्टानों को अपने साथ उड़ा करके ले जाती है, जिसके कारण कठोर चट्टानों के बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इन छिद्रयुक्त चट्टानों को जालीदार शिला हम कहते हैं। लास्ट जो अपर्दनात्मक स्थलाकृति आती है वो आती है पुल या खिड़की। पुल और खिड़की की जब हम बात करें तो जो जालीदार चट्टान होती है उसमें जब पवन अपर्दन के कारण छिद्र हो जाते हैं तो आगे एक लंबे समय के बाद अपर्दन के कारण ये छिद्र चट्टानों के आर पार हो जाते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कोई खिड़की नुमा आकृति बन गई है। इसे हम पवन खिड़की कहते हैं। जब इस खिड़की से होकर के अपर्दन द्वारा चट्टान का धीरे धीरे नीचे तक कटाव हो जाता है तो एक मेहराब की आकृति का निर्माण होता है जिसे हम पुल कहते हैं। तो इस तरीके से पवन के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो अपर्दनात्मक स्थलाकृति हैं उनका निर्माण किया जाता है। आगे पवन के अपवहन और परिवहन के बारे में हम बात करेंगे और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में